अस्सलाम वालेकुम। हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी घाव का तीसरा हिस्सा। उस आदमी ने बड़े लोफराना अंदाज में कहा, हाय यार, हम तो लुट गए। वो शायद कौसर के बारे में बात कर रहा था। मैंने हैरत से आंखें फाड़ कर कहा, क्या वाकई? हाँ यार, कसम अल्लाह की, हम तो लुट गए। मैंने हैरत से पूछा, हुआ क्या? अरे यार जाने दे, काम की बात कर। लौंडिया कैसे मिजाज की है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अच्छे मिजाज की। आय हाय, हम तो गए काम से उस्ताद, अब तो हमारी तू ही मदद कर सकता है। 1000-1200 खर्च हो जाएं तो कोई परवाह नहीं, कसम अल्लाह की। और क्या लेगा? चाहते क्या हैं आप? मैंने उसे बड़े अजीब से अंदाज में पूछा। अरे यार, ये भी कोई पूछने की बात है। खैर छोड़ो यार, कोई तरकीब करो, उससे यारी हो जाए। मैंने कहा, यह भी मुझे बताना पड़ेगा। फिर वो खामोश हो गया और सोचने लगा। अरे उसके घर का पता क्या है? और मैंने उसे नवाब फिरोजुद्दीन की कोठी का पता बता दिया। शेरवानी वाले साहब ने पता खूब याद कर लिया। ठीक है, हम कोई तरकीब सोचेंगे। काम बन गया तो पूरे 50 रुपये तुझे दूंगा। ठीक है साहब, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। मैंने कहा, दुआ से काम नहीं चलेगा प्यारे, कुछ करना भी पड़ेगा। मुझे आपकी खिदमत करके खुशी होगी नवाब साहब। वैसे आपका नाम क्या है? नाम तो खैर मोहम्मद है, मगर प्यार से दुलारे मियाँ कहते हैं। अच्छा ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी। यार तू उसका ड्राइवर है? जी हाँ। उसके मिजाज के बारे में तो जानता होगा। मैंने कहा, साहब जी मैं ज़्यादा पुराना नहीं हूँ, इसलिए नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, उसे पसंद क्या चीज़ है? मैंने कहा, जी दही बड़े बड़े शौक से खाती है, फूल पहनने की बेहद शौकीन है, गजरे बनवा कर दें तो फौरन कबूल कर लें। अरे जीते रहो, दुलारे मियाँ खुश होकर बोले। फिर उन्होंने जेब से पान की डिबिया निकाल कर खुशबूदार गिलोरी मुंह में दबाई और इखलाकन मुझसे भी पूछा, लेकिन मैंने माजरत कर ली। दूसरी तरफ लड़कियां अटकेलियों में मसरूफ थी। मैं और दुलारे मियाँ चौंक कर उन्हें देखने लगे। आप उनके पास से क्यों चले आए दुलारे मियाँ? अरे बस यूं ही, वो अपनी ज़रा प्राइवेट गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा तो अब तो कर चुकी होंगी? हाँ, मगर इस तरह कैसे काम चलेगा? आप तो बिल्कुल अनाड़ी हैं दुलारे मियाँ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। अगर आप उनसे दूर रहेंगे तो वो आपसे मुतासिर नहीं होंगी। आप उनके पास जाइए, उन्हें लतीफ़े सुनाइए, हंसाइए और इस तरह वो खुश होंगी। ख़ास तौर से कौसर को मुखातिब करें, उस तरफ की जब देखें उसको अपनी आंखों को नशीला बना लें। अच्छा यार, तुम्हारी बात तो बड़े गुर की है। लाख रुपए की बात है जी, पूरे लाख की। जीते रहो प्यारे, मैं जा रहा हूँ, दुलारे मियाँ ने कहा और उनकी तरफ बढ़ गए। मेरे पेट में कह कहे मचल रहे थे। मैं उठा और दूसरे तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ चल पड़ा। उन लोगों की निगाहों से दूर होकर मैंने चलना शुरू कर दिया। मैं दुलारे मियाँ के कीमती लफ्ज़ सुनना चाहता था। थोड़ी देर बाद मैं दूसरी तरफ पहुँच गया और दम साध कर बाड़ के साथ बैठ गया। दुलारे मियाँ शायद अभी पहुँचे थे। नाहिद ने पूछा, फरमाइए दुलारे मियाँ कैसे आए? अरे क्या फरमाऊँ, कैसे तशरीफ़ लाए आप? अभी तुम लोगों की प्राइवेट गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई? जी नहीं, आप भी इधर ही बैठ जाएं। ये जुल्म है, कसम खुदा की मैं अकेला कहाँ जाऊँ? तुम्हारे साथ आया था नाहिद, एक लतीफ़ा सुनो। और फिर वो लतीफ़े सुनाने लगा। दुलारे भाई उसके एहतजाज को नज़रअंदाज कर ले, सुन भी लो ताकि जल्दी से दफ़ा हो। कोई और लड़की बोली, अरे मैं दफ़ा नहीं होऊंगा, आपको मेरी बहुत सी बातें सुननी पड़ेंगी। मैं आपको हंसाने आया हूँ। ये सूरत हाल बहुत तकलीफ दे है नाहिद, अपने कज़न से कहो यहाँ से चले जाएं। किसी और लड़की ने कहा, अल्लाह दुलारे भैया, आप बिला वजह हमारे पास चले आए और हमें परेशान कर रहे हैं। आप ड्राइवर के साथ बैठें। तुम मेरी तौहीन कर रही हो नाहिद, मैं ड्राइवरों के साथ बैठने के काबिल हूँ? मैं तुम्हारी इन दूसरी लड़कियों की परवाह भी नहीं करता। आइए कौसर, हम चले अलग चल कर बैठते हैं। काश मैं देख सकता। मेरा ख्याल था कि दुलारे मियाँ ने कौसर का हाथ थाम लिया था और दूसरे लम्हे पटाख की आवाज़ सुनाई दी और फिर कौसर की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। नाहिद, तुम जानती हो मैं ऐसी वाहियात बातें पसंद नहीं करती। मेरा एक मेयार है नाहिद, ये गधा अगर तुम्हारा रिश्तेदार है तो तुम्हें इसे हम पर मुसल्लत नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। मैं जाना चाहती हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा के लिए अपने दोस्तों की लिस्ट से निकाल दिया। दुलारे भाई, आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं आप यहाँ से। आप जैसे जलील इंसान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, वरना मैं ड्राइवर को बुलाती हूँ, नाहिद ने कहा और फिर कौसर का रास्ता रोककर बोली, मेरा क्या कसूर है कौसर, मैंने क्या किया? सुनो, तुमने एक थप्पड़ भी मार लिया। घर वालों के कहने से मजबूर हो गई और दुलारे मियाँ को ज़बरदस्ती साथ ले आई। आखिर में नाहिद चीख कर बोली,
जाते हैं जी, दुलारे भाई अकड़ कर बोले और फिर जाहिद वहां से खिसक गए। मैंने अभी वहां से हटने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। लड़कियां कौसर की खुशामद कर रही थीं और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसे राज़ी किया। सब लड़कियों ने उससे माफ़ी मांगी। तब वो मुतासिर हो गई। सॉरी नाहिद, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, कौसर ने आखिर में कहा। तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे कोई परवाह नहीं, नाहिद ने कहा। मुझे दुलारे भाई की तलाश थी और वो नज़र आ गए। वो एक जगह उदास बैठे थे। जाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की थी। मैं उनके पास पहुंच गया और मेरे कदमों की चाप सुनकर देखते हुए बोले, तुम कहाँ चले गए थे? हाजिर हूँ दुलारे भाई, फरमाइए। अरे क्या फरमाऊँ, उधर से तो थप्पड़ पड़ गया। अरे किसने मारा आपको थप्पड़? अरे यार, तेरी उसी जलील मालकिन ने। मगर क्यों मारा? मैंने हैरान होकर अदाकारी करते हुए कहा। बस यार, मैंने सबके सामने उसका हाथ पकड़ लिया था। यही तो गलती हो गई आपसे दुलारे मियाँ, ये आपकी पहली मुलाकात थी ना? हाँ यार, बस इसीलिए आपको अकेले में उसका हाथ पकड़ना चाहिए था, उसे फूल पेश करते। चलें, ऐसा तो होता है। हाँ बस यार, मुझसे गलती हो गई, अब क्या करना चाहिए? बस बाकी प्रोग्राम कल पर रखिए। इस किस्म का इजहार कीजिए कि जैसे आप उससे ज़रा भी मुतासिर नहीं, आपने उसकी बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना। ऐसा ही करूँगा, फिक्र ना करो। मगर कल उसे दही बड़े कहाँ से लाऊं? अरे भाई, पता आपको बता चुका हूँ, आप वहीं से दही बड़े ले आएं और उसे पेश कीजिए। दुलारे मियाँ कहने लगे, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। दरअसल आपने बहुत बड़ी गलती की। ये लड़कियाँ इश्क व मोहब्बत के खेल को अपने साए से भी छुपाना चाहती हैं। आपने सबके सामने उसका हाथ पकड़कर बहुत बड़ी गलती की। आइंदा आप उस पर जाहिर ना करें कि आप उसके इश्क के राज से कोई और भी वाकिफ है। वो कितना ही पूछे कि आपने किसी और को बताया है तो आप इनकार कर दें। बड़े गुर की बात बताई तुमने उस्ताद, दुलारे मियाँ ने मेरी रान पर हाथ मारते हुए कहा और फिर गाल सहलाते हुए बोला। दुबली पतली है यार, मगर हाथ बड़ा जोर से मारती है। देखो, निशान तो नहीं पड़ा मेरे गालों पर। दुलारे भाई ने गाल सामने कर दिया और मेरे पेट में हंस हंस कर दर्द होने लगा। फिर काफ़ी हल्ला गुल्ला और मजाक चलता रहा और उसके बाद वापसी का प्रोग्राम बना। कौसर दूसरी लड़कियों के साथ गाड़ी की तरफ आ रही थी। मैंने अदब से दरवाज़ा खोला और एक तरफ हट गया। वो बड़ी तमक्कनत से अंदर बैठ गई और फिर दूसरी लड़कियां भी। तब मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। चलो छोटी बीबी, मैंने पूछा। चलो, कौसर ने झटकेदार आवाज़ में कहा और मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। लड़कियां खामोश थीं। वैसे मैंने उनमें से एक लड़की को अपनी तरफ मुतवज्जे पाया, लेकिन मैंने इसका इजहार नहीं होने दिया कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ। और फिर दूसरी लड़कियों को उनके घरों पर उतारने के बाद मैं उसको लेकर घर की जानिब चल पड़ा। उसने सारे रास्ते मुझसे बात नहीं की। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरी और अपने कमरे में चली गई। मैंने गहरी सांस ली। बड़ी ही मगरूर लड़की थी, लेकिन अल्लाह सलामत रखे दुलारे भाई को। मुझे यकीन था कि वो मजीद उनकी मिजाज पुरसी करेंगे और मार खाएंगे। इधर नूर जहां मुझ पर मरी जा रही थी, मेरे सामने खड़ी थी और कहने लगी, चाय ले आऊं? मैंने कहा ले आओ। जब वो चाय लेकर आई तो मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, क्या हुआ बहन, बैठो। मेरा बहन कहना था कि वो एक झटके से उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं ड्राइवर बाबू, नहीं। क्यों नहीं? मेरा दिल चाहता है कि तुम मुझे भैया कहो। वो खौफजदा अंदाज में बोली, क्यों? मैं क्यों कहूँ आपको भाई? क्यों मैं तुम्हारा भाई बनने के काबिल नहीं हूँ? मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत समझती हूँ। नहीं, ऐसे मत कहो नूर जहां, मुझे भैया कहो। मेरा दिल अपनी बहन को बहुत याद करता है, मैंने दर्द भरे अंदाज में कहा, और यह हकीकत भी थी। मेरे सारे रिश्ते मुझसे छूट गए थे। नूर जहां कहने लगी, मगर मैं तो तुमसे ड्राइवर बाबू प्यार करती हूँ। नूर जहां बहुत छोटी ज़ात की थी, मासूम भी। उसका दिल भी ज़्यादा गहरा नहीं था, मगर उसके इस भयानक मर्ज का इलाज ज़रूरी था। मैंने कहा, अगर तुझे बहन भी ना बनाता नूर जहां, तब भी मैं तुझे कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बीवी है, मेरे 2 बच्चे हैं, मासूम और प्यारे प्यारे। और मेरी बात सुनकर नूर जहां का चेहरा उतर गया और वो एक तरफ दौड़कर चली गई। दूसरे दिन हस्बे मामूल में अपनी ड्यूटी पर गया। कोई काम नहीं था। गाड़ी लड़के ने साफ कर दी। रशीदुद्दीन साहब ने यह ड्यूटी लड़के के सुपुर्द कर दी थी। 11 बजे तक मुझे नूर जहां नजर नहीं आई। फिर बेगम साहिबा का पैगाम मिल गया, वो कहीं जाना चाहती थी। मैं तैयार हो गया। बेगम साहिबा आईं और मैं उन्हें लेकर चल पड़ा। तकरीबन 12 बजे वापसी हुई। 1 बजे लंच के लिए छुट्टी होती थी। मैं अभी लंच पर नहीं गया था कि नूर जहां की शक्ल नजर आई। मैं जानबूझकर अनजान बन गया। मैंने अपनी पुश्त उसकी तरफ कर ली। पीछे से आवाज़ आई, भैया, और मैंने सुकून की सांस ली। मैं पलटा और नूर जहां मेरे करीब आ गई। मैंने उसे खींचकर सीने से लगा लिया।
आम सी जगह थी, कोई भी देख सकता था, लेकिन मेरी पोजीशन ऐसी थी कि किसी की परवाह ना करूं, और लुत्फ आ गया। जिस वक्त नूर जहां मेरे सीने से लगी थी, कौसर बीबी भी बरामदे में आ गई। उन्होंने बखूबी हमें देख लिया, लेकिन मैंने कोई हरकत ना की। तूने मुझे भाई बनाने का फैसला कर लिया नूर जहां? हाँ भैया, नूर जहां ने अकीदत भरे लहजे में कहा। मैं बेहद खुश हूँ नूर जहां, बता अपने भाई से क्या चाहती है? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, बहनें सिर्फ भाई की मोहब्बत चाहती हैं, मैं ऐसे ही खुश हूँ। तू जिस अंदाज में मुझे चाहती थी पगली, मैं इस काबिल नहीं हूँ। मेरी मंजिलें नामालूम हैं, मैं तो खुद नहीं जानता मैं किस रास्ते का मुसाफिर हूँ। मैं तुझे क्या दे सकता था? बस मैं ऐसे ही ठीक हूँ, नूरजहां ने कहा। मेरे कान उसके कुचले हुए प्यार की सिसकियाँ सुन रहे थे, लेकिन मैं उसे खामोश नहीं करवा सकता था। वो मेरे सीने से लगी थी और मैं कनखियों से 2-3 बार कौसर की जानिब देखा। वो इसी तरह खड़ी थी। खाना लाऊं भैया? नहीं नूरजहां, खाना मैं रशीदुद्दीन के यहाँ खाता हूँ, अलबत्ता शाम को चाय तुम्हारे हाथ की पीऊंगा। अच्छा भैया कहकर वो अलग हो गई और फिर मैं कौसर की तरफ तवज्जो दिए बगैर रशीदुद्दीन साहब के घर की तरफ चल पड़ा। लंच का 1 घंटा होता था। मैं ठीक वक्त पर वापस पहुंच गया। एक मुलाजिम ने मुझे इत्तला दी कि कौसर बीबी कहीं जाएंगी। मैं जल्दी से गाड़ी के करीब पहुंच गया और उनका इंतज़ार करने लगा। मुलाजिम से मैंने कह दिया कि गाड़ी तैयार है। थोड़ी देर के बाद वो एक खूबसूरत लिबास पहने हुए बाहर निकली और मैं अदब से दरवाज़ा खोलकर पीछे हट गया। चलो भाई, उसने झटकेदार आवाज़ में कहा। जी बेहतर, मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। आज फिर तुमने वर्दी नहीं पहनी? उसने तुर्श लहजे में कहा। सिलने को दी है छोटी बीबी, जल्द मिल जाएगी, इसके बाद आप मुझे बगैर वर्दी नहीं देखेंगी। सब मुझे कौसर बीबी कहते हैं, छोटी बीबी मुझे पसंद नहीं। जी बेहतर, मैंने जानबूझकर दोनों अल्फाज का फासला रखा। वो कुछ बोली नहीं। मैंने पूछा कहाँ चलूँ? घंटाघर, मुझे प्रोफेसर महमूद से कुछ नोट्स लेने हैं। मैंने कहा मुझे उनका पता बता दें। चलते रहो सीधे, उसने कहा और मैं खामोश हो गया। अभी कंपनी बाग से निकले थे कि अचानक गाड़ी बड़ा गलत मोड़ लेकर हमारे पीछे लग गई। ज़रा गाड़ी एक साइड पर करके रोको, शायद नाहीद है। और मैंने खामोशी से गाड़ी फुटपाथ के साथ रोक दी, लेकिन मैं पीछे शीशे में देख सकता था कि गाड़ी में सिर्फ एक आदमी है और वो हैं दुलारे मियाँ। दुलारे मियाँ ने गाड़ी हमारे बराबर के लाकर रोक दी और कहने लगे, ज़हे नसीब। कौसर ने उनको देखा और बुरा सा मुंह बना लिया। वो कहने लगे, वो जो कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है। आपका नाम लेकर घर से निकला था, लेकिन यूं सरे राह मुलाकात हो जाएगी सोचा नहीं था। कौसर ने चीख कर कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? दुलारे मियाँ ने कहा, अब हो गया है, पहले नहीं था। कौसर चीख कर कहने लगी, ड्राइवर आगे गाड़ी बढ़ाओ। मैंने खामोशी से गाड़ी आगे बढ़ाते कोशिश की, लेकिन मैंने निहायत सफाई से दुलारे मियाँ को आंख मार दी, जिसे उन्होंने देख लिया। दुलारे मियाँ ने भी गाड़ी स्टार्ट करके हमारे पीछे लगा दी और अब कौसर किसी कदर बेचैन नजर आने लगी। उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। एक सुनसान सी जगह पर मैंने अचानक करंट का एक तार निकाल दिया तो गाड़ी रुक गई। कौसर ने बेसाख्ता पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, शायद कोई तार निकल गया है, अभी ठीक कर देता हूँ। लानत है, कौसर दांत पीस कर बोली। मैंने एक गाड़ी साइड पर खड़ी की और बोनट उठा लिया। हस्बे तवक्को दुलारे मियाँ की गाड़ी हमारे बराबर आकर रुक। दुलारे मियाँ पास आकर बोले, कौसर साहिबा, ये दिल आप का दीवाना हो गया है। दुलारे साहब, आप इंतहाई जलील इंसान हैं, मैं आप पर थूकती हूँ, कौसर ने गुर्राते हुए कहा। अरे सुनिए तो सही 1 मिनट, दुलारे साहब बोले और फिर उन्होंने झुककर अपनी गाड़ी से दही बड़ों की हंडियाँ निकाली। कौसर साहिबा, मैं आपके लिए दही बड़े लाया हूँ। जलील कमीने, तुझे शर्म नहीं आती? वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आई। मैंने बोनट खोलकर बंद कर दिया और खामोशी से खड़ा ये मंजर देखता रहा। ये मोहब्बत के दही बड़े हैं कौसर साहिबा, और हाँ, मैंने आपके लिए गजरे भी बनवाई है। मैं आपसे दीवाना वारिश करने लगा हूँ, खुदा के लिए ये दही बड़े कबूल कर लें और ये गजरे। लेकिन अभी दुलारे मियाँ जुमला पूरा नहीं कर पाए थे कि कौसर ने दही बड़ों की हंडिया उनके हाथ से छीनकर नीचे पटक दी। अरे ये आपने क्या किया कौसर साहिबा? कसम अल्लाह की जामिया मस्जिद से लाया था। आपने मोहब्बत की हंडिया तोड़ दी, लेकिन ये गजरे आपको पहनने पड़ेंगे। दुलारे भैया ने अफसरदा लहजे में कहा। ड्राइवर, क्या तुम देख रहे हो? क्या तुम्हारा कोई फर्ज नहीं? कौसर ने मुझे मुखातिब किया। हुक्म दे कौसर बीबी, मैंने सुकून से कहा। मारो इस कमीने को। जी बेहतर, मैंने इसी सुकून से कहा और दुलारे भाई की तरफ बढ़ा। दुलारे भाई ने मुस्कुराते हुए मुझे आंख मारी, मैं भी मुस्कुरा दिया और फिर दुलारे भाई के नज़दीक पहुंच गया। बस अब जाइए, मैंने सर्द आवाज़ में कहा। तुम खिसक जाओ, मैं इसे राह रास्त पर ले आऊँगा।
दुलारे भैया ने राजदाना लहजे में कहा। लेकिन बीबी ने तो आपको मारने का हुक्म दिया है, मैंने कहा और उनकी गिरेबान पकड़ लिया। अरे मेरी शेरवानी खराब हो जाएगी। लेकिन दूसरे लम्हे मेरा जोरदार थप्पड़ दुलारे भाई के चौड़े चिकले चेहरे पर पड़ा। दुलारे भाई दूर जा गिरे। अरे, वो बुखलाए अंदाज में बोले। मैंने दोबारा गिरेबान पकड़ा। इस बार मेरा हाथ उन्हें काफी दूर ले गया। मैं फिर उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन उन्होंने इस बार उठने में फुर्ती दिखाई। वो उछलकर दूर भागने लगे। मैं भी आगे बढ़ा। इस तरह हम कौसर से दूर निकल आए। सुनो ड्राइवर, तुम्हें क्या हो गया है? दुलारे भाई ने कहा। नौकरी है दुलारे भाई, बात ना मानी तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मैंने बेबसी से कहा। मगर तुम बहुत जोर से मार रहे हो। मुमकिन है तनख्वाह बढ़ जाए दुलारे मियाँ। अरे ऐसी की तैसी तनख्वाह की अब मुझे हाथ मत लगाना। दुलारे भाई, गरीब आदमी हूँ, मेरी नौकरी पर तरस खाएं और थोड़ा सा और मार खा लें। अबे तुम दफा हो जाओ। उसने दही बड़े फेंक दिए और गजरे भी नहीं लिए। अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? दुलारे मियाँ ने कहा। मुझ पर जवाबी हमला करें, इससे क्या होगा? अरे आप करें तो सही। दुलारे मियाँ मुझ पर पल पड़े और मैंने उनका बाजू पकड़ लिया और फिर उन्हें खूब धोया। इस बार उन्हें चोट जरा सख्त लगी। उनके चेहरे पर तकलीफ के आसार थे, मगर उन्होंने उठने की कोशिश नहीं की और मैं उन्हें नॉक आउट करके वापस गाड़ी की तरफ आ गया। कौसर बदहवासी से बोली, तार लगा लिया? जी लगा लिया। तो फिर जल्दी गाड़ी स्टार्ट करो। अरे आप फिक्र ना करें, अब वो उठने नहीं पाएगा। नहीं, मैं नर्वस हो गई हूँ, मैं अभी घर वापस जाऊंगी। बेहतर है। मैंने वापस गाड़ी मोड़ दी। वो खामोश थी, खासी परेशान नजर आ रही थी। कहने लगी, इस वाक़े का जिक्र किसी और से मत करना। जी ठीक है, अगर तुमने किसी और से जिक्र किया तो फिर मैं तुम्हारा राज अया करूंगी। मैंने चौंक कर पूछा, कौन सा राज? अरे उस भोली भाली लड़की को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? मैंने पूछा, कौन लड़की? अरे वही नूर जहां, मैंने अपनी आंखों से देखा है। ओह अच्छा, मैंने मैनी खेज अंदाज में कहा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, वो कहने लगी। क्यों कौसर बीबी? मैंने सामने देखते हुए कहा। वो मासूम है, उसने हमारे यहाँ परवरिश पाई है, बहुत नेक और सीधी है। मैं उसे समझा दूंगी। क्या तुम सचमुच उससे प्यार करते हो? मैंने गंभीर आवाज में कहा, जी हाँ। बकवास करते हो, बड़े चालाक हो तुम लोग। भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ़ बनाते हो, उन्हें लूटते हो, उनकी जिंदगी बर्बाद करके छोड़ देते हो। मैंने कहा, मैंने नूर जहान से सच्ची मोहब्बत की है कौसर बीबी। अरे तुम्हें यहाँ आए जुमा 8 दिन नहीं हुए और तुमने सच्ची मोहब्बत भी शुरू कर दी। वो किलकिला कर बोली। मोहब्बत के लिए वक्त का तयन नहीं होता कौसर बीबी, मैंने लुत्फ लेते हुए कहा। मैं कहती हूँ बकवास मत करो, वरना मुझे तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाना पड़ेगा और उस नूर जहां की बच्ची का तो मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगी। तुम मत समझना कि इस वाक़े से तुम मुझे ब्लैकमेल कर सकोगे। मुझे नाहिद का ख्याल है, वरना इस बंदर को मैं जेल में कैद करवा दूं। मेरे जहन में ऐसा कोई ख्याल नहीं कौसर बीबी। अच्छा बकवास बंद करो। और मैं खामोश हो गया। उसी शाम 5 बजे नूर जहां मेरे लिए चाय ले आई। उसकी आंखों से मोहब्बत झांक रही थी। चाय के साथ तले हुए समोसे भी थे। मैंने मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल किया और वह इत्मीनान से मेरे पास बैठ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, वो हंस पड़ी। क्या बात है नूर जहां? अरे आज कौसर बीबी को न जाने क्या हो गया। मैं एकदम संभल कर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? मुझे बुलवाया, बहुत गुस्से में मालूम होती थी। आंखें निकाल कर बोली, क्यों री, तूने ये क्या खेल शुरू कर दिया? मैं तो समझ न सकी। मैंने हैरत से कहा, कौन सा खेल? कहने लगी, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने कहा, क्या? तो बोली, क्या तू उस ड्राइवर के सीने से नहीं खड़ी थी? पहले तो मैं घबरा गई, फिर मैंने मान लिया। क्यों? उन्होंने कड़क कर पूछा। वो मेरे भाई जो हैं, मैंने जवाब दिया। क्या बक रही है, शर्म नहीं आती? नहीं कौसर बीबी, अल्लाह की कसम कोई शर्म की बात नहीं। अगर मेरे भैया मुझे इंसान ना बनाते तो बहुत शर्म की बात होती। और फिर मैंने अपनी और आपकी पूरी कहानी उसे सुना दी। कौसर बीबी तो मुंह फाड़े मेरी तरफ देख रही थी। जब तक उन्होंने मुझसे हलफ ना उठवा लिया, उन्होंने यकीन नहीं किया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, खूब, और चाय की प्याली उठाकर मुंह से लगा ली। कौसर को बदतरीन शिकस्त हुई थी। दूसरे दिन उसका रवैया बदला हुआ था। उस दिन मैंने ड्राइवर की वर्दी पहनी हुई थी। वो बदस्तूर अकड़े लहजे में बोली, चलो, और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी। कहाँ जाना है? प्रोफेसर के घर जाऊंगी, नोट्स लेने हैं। रास्ते में वो मुझसे पूछने लगी कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था? मैंने कहा, कौन सा झूठ? यही कि नूर जहां और तुम आपस में मोहब्बत करते हो। जी हाँ, तो मैंने कब गलत कहा? लेकिन मैंने तो उससे पूछा। वो कहने लगी वो तुम्हें अपना भाई समझती है। और फिर उसने मुझे सारी कहानी सुनाई कि वो तुमसे मोहब्बत करने लगी और तुमने उसे अपनी बहन बना लिया। जी बिल्कुल, वो रास्ता भटक रही थी और मैंने उसे रास्ते पर ले आया। अच्छा,
तो फिर तुम्हें मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। कौसर बीबी, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। मैं अब भी उससे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन एक भाई की तरह। कहने लगी, तुम एक शरीफ आदमी हो, लेकिन जब वो दुलारे मियाँ कल मुझसे बदतमीजी कर रहे थे तो तुम खामोश क्यों खड़े थे? मुझे अपनी हैसियत का एहसास है कौसर बीबी, आप लोगों के मामलात में मैं मुदाखलत कैसे कर सकता था जब तक आप मुझे हुक्म ना देती। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गई। आज उसके रवैये में खासी तब्दीली आई थी। कहने लगी, तुम पढ़े लिखे आदमी लगते हो, लेकिन सख्त जाहिल हो। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तुम्हारी वर्दी पर तेल के धब्बे लगे हैं, क्या तुम दूसरी वर्दी नहीं बनवा सकते? जी वो दूसरी भी सिल गई है, मैं ले आऊंगा। जाहिल, बदतमीज, आप पहनोगे अब तो मुझे पार्टी में जाना है। ये दूसरे दिन की बात थी। तुम लोग तो बस, वो दांत पीस कर बोली, सख्त गंदे होते हो, कभी इंसान नहीं बन सकते। इतने में रशीदुद्दीन साहब भी उसी तरफ आ गए। इस ड्राइवर को खड़े खड़े निकाल दीजिए रशीद साहब, आइंदा मैं इसे कोठी में ना देखूं। आज, अभी और इसी वक्त वो पैर पटक कर बोली। बेहतर जी, रशीद साहब ने कहा, और उसी वक्त बेगम साहिबा ने मुदाखलत की। ड्राइवर का झगड़ा फिर तय हो जाएगा कौसर, तुम इस वक्त पार्टी में तो चली जाओ। अब नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। वो पाँव पटकती अंदर चली गई और हम सब हक्का बक्का खड़े रह गए। इस लड़की ने आजिज कर दिया। तुम जाओ मियाँ, कल खुद तक ठीक हो जाएगी। ये अब मुलाजमत नहीं करेंगे बेगम साहिबा, रशीद साहब भराई हुई आवाज़ में बोले। अरे नहीं रशीद साहब, आप इसे जानते तो हैं, घड़ी में तोला घड़ी में माशा। मैंने आपका नमक खाया है बेगम साहिबा, लेकिन मेरी बदकिस्मती इस बुढ़ापे में आपकी नमक हरामी का मुर्तकिब हो रहा हूँ। इनके साथ ही मेरा भी इस्तीफ़ा कबूल कर लीजिए। मैं रात आपकी हवेली खाली कर दूंगा। हर किस्म के हिसाबात देने के लिए मैं हाजिर हूँ, रशीद साहब ने कहा, और मैं चौंक पड़ा। बेगम साहिबा का मुंह भी खुले का खुला रह गया। अरे क्या कह रहे हैं रशीद साहब? वो बमुश्किल बोली। बूढ़ा हो चुका हूँ आपकी खिदमत करते करते, लेकिन इस वक्त अचानक मुझे यकीन है कि आप कौसर की बात पर नाराज़ हैं। वो मेरी बेटियों की जगह है बेगम साहिबा, लेकिन सरफराज भी मेरा बेटा है। अगर कहकशां इसकी शान में गुस्ताखी करेगी तो खुदा की कसम मैं उसे बेयारो मददगार छोड़ दूंगा, ख्वाह कहीं भटकती फिरे। रशीद साहब की आवाज़ आखिर में सख्त हो गई। रशीद साहब सुनिए तो सही, मैंने मुदाखलत की। रशीद साहब गरजदार आवाज़ में बोले, मेरे साथ आओ, और उनका लहजा इस कदर शदीद था कि मैं कुछ बोल ना सका। बेगम साहिबा खड़ी की खड़ी रह गईं और रशीद साहब मुझे बाजू से पकड़े हुए घर ले आए। इस खलूस से मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। कौसर ने मुझे नौकरी से निकालने का हुक्म जारी कर दिया और रशीदुद्दीन साहब मुझे गुस्से से लिए वहाँ से अपने घर आ गए, और साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया। इस खलूस से मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। बहरहाल मुझे नौकरी की क्या परवाह थी। रशीदुद्दीन साहब खामोशी से घर आए। उन्होंने सबको इकट्ठा किया और फिर इंतहाई संजीदा लहजे में बोले, फौरी तौर पर सामान बांध लो, हमें आज रात तक ये कोठी खाली करनी है। हैं, क्या हुआ, क्या बात है? बेगम साहिबा ने पूछा। हुक्म है, बस सिर्फ तामील होती है, रशीद साहब संजीदगी से बोले। और उनकी बीवी यानी बेगम साहिबा बहरहाल शौहर की बात मानने वाली थी। उसके बाद उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, खामोशी से लड़कियों को हिदायत की और ख़ुद भी उनके साथ मसरूफ़ हो गई। रशीद साहब ने चाय बनाने के लिए कहा और फिर मेरा हाथ पकड़े बैरूनी दरवाजे में आ गए। बुरे वक्त का इंतज़ाम है मियाँ, मैंने एक मकान बना लिया है, पहाड़गंज में ज़मीन खरीद ली थी, आहिस्ता आहिस्ता उसे तामीर किया। अल्लाह का एहसान है कि कोई दिक्कत नहीं हुई, दोनों मिलकर सोचेंगे। रशीद साहब, आप मेरी वजह से मुलाजमत ना छोड़ें। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आपका जाना, जूता उठाओ और मेरे सर पर 10 जूते लगाओ। रशीद साहब ने मेरी बात काट कर कहा। अभी हम इतनी बातें कर रहे थे कि पता चला कोठी से बड़ी बेगम साहिबा आई हैं। अंदर तशरीफ़ लाई और कहने लगी, रशीद भाई बरसों की मोहब्बत को ठुकरा देंगे। इज्जत पर बन गई थी बेगम साहिबा। मेरे लिए 2 ही सूरतें थी, नौकरी छोड़कर चला जाऊं या खुदकुशी कर लूं। बेगम साहिबा कहने लगी, बच्ची है, उससे खता हो गई, मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह उस बच्ची को सलामत रखे, खुश रखे। बेगम साहिबा कहने लगी, आप मुझे उसे सज़ा दे दे, मुझे कोई एतराज़ ना होगा। रशीदुद्दीन साहब कहने लगे, अगर वो मुझसे कह लेती तो मुझे दुख ना होता, लेकिन उसने ये सब कुछ सरफराज से कहा है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतने में नौकर आया और कहने लगा कि नवाब साहब आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। उनसे कह दो कि मैं कल सुबह हाजिर होऊंगा, इस वक्त मसरूफ़ हूँ, रशीद साहब ने कहा। और मुलाजिम हक्का बक्का रह गया। साहब जी वो, जाओ, रशीद साहब धाड़ कर बोले और मुलाजिम जल्दी से बाहर निकल गया। रशीद साहब का चेहरा सुर्ख हो गया था। बेगम साहिबा कहने लगी, अरे ये फ़िरोज़ भी इसी वक्त आता है। मैं बिल्कुल खामोश खड़ा था। अब मैंने रशीद साहब को उनके हाल पर छोड़ दिया।
मैं सोच रहा था कि जल्द अज जल्द इन लोगों को छोड़ दूंगा। मैं कल्लाश आदमी इन फरिश्तों को क्या दे सकता था? कहाँ से लाऊं इस खलूस का जवाब? अभी ये बातें कर ही रहे थे कि बाहर से एक गरजदार आवाज आई, अबे ओ मैनेजर बाबू, अबे रशीद साहब। और रशीद साहब चौंक पड़े। वो जल्दी से उठे और दरवाज़ा खोल दिया। आने वाला एक लंबे कद का बूढ़ा आदमी था। बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें, फ्रेंच स्टाइल दाढ़ी, बेहद रौबदार शख्सियत थी। लगता था वो नवाब साहब थे। आने वाले ने कहा और आगे बढ़कर रशीद से लिपट गया। अरे ये इतने बदमाश कब से हो गए हो? वैसे हम बाहर से आए हैं, तुमने आने की भी जहमत नहीं की। वो नवाब साहब, अबे नवाब साहब क्या तुझे मालूम नहीं कि हम आ गए हैं? मैंने तो सुना है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं जा रहे हो। वो भाई साहब, रशीदुद्दीन साहब की बीवी बोली। नवाब साहब कहने लगे, अरे तुझसे तो तेरी बीवी अच्छी है, देख कितने मोहब्बत भरे लहजे में मुझे भाई कहती है। आप बहनोई बनकर अकड़ते हो, शर्म नहीं आती? मुझे जाना ही होगा नवाब साहब, रशीद साहब दबी हुई आवाज़ में बोले। जाओ भाई जाओ, तुम्हारी उम्र जाने की है, मगर इसके लिए मेरे हाथों क्यों खून से रंगवा रहे हो? वैसे ये बताओ कि बात क्या है, और ये बाबू साहब कौन है? अब उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने नवाब साहब को सलाम किया। वालेकुम सलाम, कौन हो भाई तुम? रशीद साहब बताने लगे, ये सरफराज मियाँ हैं। अरे भाई खूब, आगे बताओ, क्या लड़कियों की तरह शर्मा रहे हो? नवाब साहब ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और फिर उन्होंने गर्मजोशी से मेरा हाथ थामा। ये शख्स दूसरी किस्म का मालूम होता था। मैंने उसकी आंखों में खलूस देखा। अच्छा तो आप सरफराज मियाँ हैं, तशरीफ़ रखें नवाब साहब, मैं अर्ज़ कर दूंगा। रशीद साहब ने कहा। अबे क्या अर्ज़ करोगे? बचपन की दोस्ती को लात मारकर यूं जाने की कोशिश करोगे, मालूम नहीं था। नवाब साहब झिल्ला कर बोले। समझ में नहीं आता कि कौन से सवाल का जवाब दूं। अरे भाई क्या जवाब दोगे? भाभी थोड़ी सवैयाँ पका लें। नवाब साहब ने हाँक लगाई। और ये लड़कियां कहाँ चली गईं सब की सब? अबे हाँ, तू मेरी बात का जवाब दे रशीद। आप सवाल करें, रशीद साहब मुस्कुराते हुए बोले। क्यों जा रहे थे? आप संजीदगी से सुनेंगे। अरे मैं किस तरफ से गैर संजीदा नजर आता हूँ? नवाब फैरोजुद्दीन ने आखिरी बात मेरी तरफ देखकर कही और मुझे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। रशीद साहब बोले, मैं जवाब दे रहा हूँ नवाज साहब। सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूँ कि मैंने बचपन की दोस्ती और आपकी इनायत से कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। अब इस शख्स का तारुफ ज़रूरी है, उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा। यह मुझे ट्रेन में मिला था, दिल्ली आ रहा था, नेक और शरीफ बच्चा था और दिल्ली जैसे शहर के लिए अजनबी। मैं इसे अपने साथ घर ले आया, मुलाजमत की तलाश में था। आप मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई मुनासिब जगह न दिलवा सका। बेगम साहिबा को फ़ौरन ड्राइवर की ज़रूरत थी, इसलिए ड्राइवर रखवा दिया। अच्छा, नवाब साहब उछल पड़े। ड्राइवर की हैसियत से? अरे तुम बिल्कुल फजूल और नामाकूल हो। तालीम याफ्ता नौजवान है, मैंने पहले बेगम साहिबा को बताया। बहरहाल इस पर एतराज़ नहीं था इसे। लेकिन नवाब साहब, बाखुदा कौसर मेरी बेटी की तरह है। आप जानते हैं वो इसकी बेइज्जती करती रही है, लेकिन आज जो इसने मेरे सामने इसकी बेइज्जती की तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। बस इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगा। रशीद साहब की आवाज़ कहते हुए भर आ गई। नवाब साहब सारी बात समझकर बोले, अच्छा। इसके बाद खामोशी छा गई। वो अपनी जगह से उठे और मेरे नज़दीक आ गए। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। बैठो बेटे, वो बड़ी शफकत से बोले। सबसे पहले तो मैं रशीद अहमद नामाकूल की तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि इसने तुम्हें ड्राइवर की मुलाजमत दी, जबकि मैंने इनसे इस सिलसिला में कभी सवाल नहीं किया कि मकामी अमूर में क्या होता है। मैंने सब इख्तियारात इनके हवाले कर दिए हैं, लेकिन इस शख्स ने हमेशा गैर होने का सबूत दिया। दूसरी बात कौसर की है तो बेटे, वो तरकश से निकला हुआ एक तीर है। दरअसल शादी के 12 साल तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं थी। जब कौसर पैदा हुई तो मैं सब कुछ भूल गया। मेरे प्यार ने इसकी शख्सियत को बिगाड़ दिया। इसका मुजरिम मैं भी हूँ। तुम्हारा दिल दुखा है तो बेटा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मैंने घबरा कर कहा, नवाब साहब ये आप क्या कह रहे हैं? बात माफ़ी की है बेटा, माफ़ कर दो। दरअसल कसूर मेरा ही है। कौसर के अल्फाज तो वापस नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारी फराखदिली से पता चलता है कि तुम अच्छे किरदार और अच्छे ख़ानदान के हो। इस सरकश लड़की के बाप को माफ़ कर दो। नवाब साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, मुझे शर्मिंदा न करें, मैंने कहा। खुश रहो बेटा, वजह मैं बता चुका हूँ, अब तुम बोलो। नवाब साहब रशीद की तरफ पलटे, लेकिन उसी वक्त बेगम रशीद सवैयाँ और चाय वगैरह लेकर अंदर आई और नवाब साहब उनकी तरफ मुतवज्जो हो गए। बेतकल्लुफ़ी से सवैयाँ और चाय से फारिग होने के बाद कहने लगे, कल से तुम रशीद के साथ हवेली के इंतज़ामी अमूर संभालोगे। मैंने कहा बहुत बेहतर।
काम समझाने के मामले में रशीद साहब से बेहतर भला कौन है। तुमने अगर सिलसिले में इस कंजूस शख्स के सपुर्द कर दूं तो ये तुम्हें क्या देगा। मेरे ख्याल में 1500 ठीक है और मेरी वापसी पर इसमें इजाफा हो जाएगा। मैंने मुख्तसरन कहा ठीक है, और जिस मोटी वर्दी पर झगड़ा हुआ था आज उसे आग लगा दो, अभी इसी वक्त, बेगम साहिबा ने कहा, और फिर पर्स से नोटों की एक गड्डी निकालकर रशीद साहब को देते हुए बोली, रशीद भाई, इस बच्चे के लिए उम्दा सूटों का कपड़ा कल खरीद कर दर्जी को दे दो, फौरी तौर पर सिल जाना चाहिए। बेगम साहिबा, इसकी क्या ज़रूरत है, तुम चुप रहो जी। नवाब ने रशीद को डांट दिया, ज़्यादा गड़बड़ की तो फिर तुम्हें 1 दर्जन शेरवानियाँ सिलवानी पड़ेंगी। और सब हंस पड़े। दूसरे दिन मैं रशीद साहब के साथ हवेली के दफ्तर पहुंच गया। काफ़ी बड़ी जायदाद थी, बहुत से कारखाने थे, खासा बड़ा काम था। रशीद साहब मुझे इब्तदाई बातें समझाते रहे। वो एक सादा सी मेज़ कुर्सी पर थे, लेकिन मेरे लिए एक नई मेज़ और कुर्सी खरीदी, और जब मैं उस मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठा तो रशीद साहब की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। न जाने बी कौसर को इस बारे में मालूम हुआ या नहीं, बहरहाल वो दिन गुजर गए, उनसे मुलाकात ना हो सकी। वैसे मैं मुंतज़िर था कि वो एक बार नज़र आए, लेकिन वो नज़र ना आई। दुलारे मियाँ को भी शायद अल्लाह ताला ने अकल दे दी, वो भी नज़र नहीं आए। मैं अपना काम करने लगा, मुझे उसमें लुत्फ़ आने लगा। दिन बहुत अच्छे गुजरने लगे। रशीदुद्दीन साहब हर मामले में मेरी मदद करते। नवाब साहब भी मेरे इस काम से बहुत खुश थे और मुझे हमेशा सराहते। मैं भी दिल जमी से उनका काम करने लगा। उनके तमाम अमूर की निगरानी मेरे सुपुर्द होती। अब कभी कभार मुझे कौसर नजर आने लगती, लेकिन वो बेरुखी से मुझे देखकर मुंह फेर लेती। मैं भी उससे बातचीत ज़्यादा नहीं करता था, बल्कि ज़्यादा क्या कभी की ही नहीं, क्योंकि वो मुझे देखकर गुस्से से मुंह फेर लेती। शायद उसे इस बात का बहुत शदीद कलक था कि उसके बाप ने मुझसे उसकी वजह से माफ़ी मांगी, और उसके इस रवैये के बाद उसने तो साफ कह दिया था कि मुझे इस नौकरी से निकाल देने। मगर उसके बाद जो मकाम मुझे इस हवेली में मिल चुका था, शायद इससे वो नाखुश थी। मैं समझता था शायद अब उसने मुझसे बिल्कुल कता ताल्लुक़ कर लिया है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। उसके दिमाग के अंदर मेरे लिए एक लावा पक रहा था जिसका मुझे एहसास तक नहीं था। मैं तो समझता था कि वो एक बेज़रर सी लड़की है। रशीदुद्दीन साहब ने एक बुजुर्ग सा ड्राइवर रख लिया जो अक्सर औकात कौसर बीबी को बाहर लेकर जाता। बेगम साहिबा को भी बाहर के अमूर में वही ड्राइवर की हैसियत से लेकर जाता। अब चूंकि मैं इस कोठी का ड्राइवर नहीं था, इसलिए ड्राइवर उनको लेकर जाता और मैं खामोशी से उन्हें जाता हुआ देखता रहता। 3 महीने बड़े सुकून से गुजर गए, मगर ये खामोशी और ये सुकून मेरे लिए क्या तूफान ला रहा था, इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। काश अगर इसका अंदाज़ा मुझे होता तो मैं उन्हीं दिनों वहाँ उस कोठी को भी छोड़ देता, और रशीदुद्दीन साहब को भी हमेशा के लिए, क्योंकि मेरी वजह से रशीदुद्दीन साहब को जिस ज़ुल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता और अपनी नज़रों में मैं गिरने वाला था, मुझे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था, और वही कुछ मेरे साथ हुआ। इस वाक़े के बाद, यानी जब से मुझे इस कोठी में एक आला मकाम हासिल हुआ था, 5वें महीने की बात है कि एक सुबह जब मैं उठा और हवेली में अपने अमूर के लिए दाखिल होने लगा तो मुझे मुलाजिम ने कहा कि नवाब साहब आपको बुला रहे हैं। मैं फ़ौरन उनकी बात सुनने के लिए चल पड़ा। देखा तो उनके साथ रशीदुद्दीन साहब भी मौजूद थे। दोनों के चेहरे लटके हुए थे। नवाब साहब बड़ी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देखकर कहने लगे, मियाँ तुमसे एक सवाल है। मैं बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, नवाब साहब खैरियत। इतने अरसे में उन्होंने जो मोहब्बत और जो इज़्ज़त मुझे दी थी, मैं दिल से उनका शुक्रगुजार था। बल्कि शुक्रगुजार क्या, मैं चाहता भी तो उनका शुक्र अदा नहीं कर सकता था। उन्होंने जितनी अपनाइयत, मोहब्बत और मान मुझे दिया था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन काश उस वक्त भी थोड़ी इज़्ज़त और थोड़ा मान मुझे बख्श देते तो शायद मेरे दिल में उनके लिए सारी ज़िंदगी कोई गिला ना होता। नवाब साहब उठकर मेरे करीब आए और मुझे गौर से देखते हुए कहने लगे, सरफराज मियाँ, हमने तुम्हें क्या नहीं दिया। तुम्हें इज़्ज़त दी, मोहब्बत दी, तुम्हें मान दिया, मर्तबा दिया। मैंने कहा, नवाब साहब इसमें कोई शक नहीं, मैंने आपके मान मर्तबे का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। वो मुझे देखकर अजीब से अंदाज में घूरते हुए बोले, फ़ायदा नहीं उठाया? मियाँ, तुमने तो हमें आसमान से ज़मीन पर लाकर पटखा है। आज रशीदुद्दीन अपने गिरबान में झांकते हुए भी शर्मिंदा है। उन्होंने रशीदुद्दीन साहब की तरफ मुड़कर देखा। मैं हक्का बक्का उनकी बातें सुन रहा था। आखिर ऐसी क्या खता हुई मुझसे? रशीदुद्दीन साहब भी सर झुकाए बैठे थे। मगर हुआ क्या नवाब साहब, कुछ तो बताइए। नवाब साहब इस बार गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोले, अभी बताता हूँ। और फिर उन्होंने फ़ौरन मुलाजिम को आवाज़ दी, कौसर बीवी को भेजो। और मुलाजिम फ़ौरन वापस मुड़ा।
थोड़ी ही देर गुजरी थी कि कौसर सर झुकाए अंदर दाखिल हुई। आज उसके अंदाज में ना गरूर था और ना वो तमकनत। मैं वाकई अभी तक समझ नहीं सका था कि सूरत हाल क्या थी। नवाब साहब आखिर मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे थे और रशीदुद्दीन भी किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए पीछे खड़े थे, जैसे उन्हें मुझ पर सारे एतबार ख़त्म हो गए थे। कौसर बड़े आहिस्ता कदम उठाती हुई अंदर दाखिल हुई। मुझे अंदाज़ा नहीं था सरफराज कि इस लड़की की बेवकूफ़ियों और मगरूरियों का इंतकाम तुम इस तरह लोगे। मैं समझा नहीं नवाब साहब। नवाब साहब गरजदार आवाज़ में बोले, इसके चेहरे को गौर से देखो, इसके सरापे को गौर से देखो और ख़ुद समझने की कोशिश करो। और फिर वो इससे भी ज़्यादा गुस्से से बोले, बता कौसर, तेरे पेट में किसकी निशानी है? और नवाब साहब की बात सुनकर मुझे ऐसे लगा जैसे आसमान मुझ पर गिर पड़ा हो। रशीदुद्दीन साहब गिड़गिड़ाते हुए बोले, खुदारा नवाब साहब, मुझ पर, मेरे सामने सरफराज पर ऐसा इल्ज़ाम मत लगाइए। नवाब साहब मुड़कर गुस्से से बोले, अभी मालूम हो जाएगा रशीदुद्दीन, जिसे तुम इतना पाकबाज और नेक समझते हो, उसकी सारी नेकी और पाकबाजी अभी तुम्हारे सामने खुल जाएगी। बोलो सरफराज, जवाब दो, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब है? नवाब साहब, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, सरासर झूठ और बकवास है। खामोश रहो सरफराज, मेरे पास इस बात का सबूत है। बोलो कौसर, तुम क्या कहती हो? कौन है जिसने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त को अपने कदमों तले रोनने की कोशिश की? बोलो। और कौसर ने भीगे हुए आंसुओं के साथ सर उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। यही है अब्बा जान, यही है जिसने आपकी इज़्ज़त को दागदार किया है। सुन लिया तुमने रशीदुद्दीन? नवाब साहब उसकी तरफ मुड़कर बोले, मैंने कहा था ना, ऐसे राह जाते को बेटा बनाना, उस पर एतबार करना ठीक नहीं, मगर तुम कहाँ समझने वाले थे? रशीदुद्दीन साहब डुबडुबाई आंखों से मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे यकीन नहीं आता नवाब साहब, सरफराज ऐसा नहीं हो सकता। और मैं होनकों की तरह खड़ा उन तीनों को देख रहा था, कभी नवाब साहब को, कभी रशीदुद्दीन को और कभी कौसर को। नवाब साहब, ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मैंने एहतजाज करते हुए कहा। अभी मालूम हो जाएगा। नूर जहां को बुलाओ, नवाब साहब ने कहा तो मुलाजिम जल्दी से बाहर दौड़ा और थोड़ी देर के बाद नूर जहां सामने खड़ी थी। बोलो नूर जहां, तुमने क्या देखा? क्या हमारी इज्जत का लुटेरा यही है? नूर जहां को देखकर मुझे अजीब सा शौक लगा। नूर जहां को मैंने दिल से अपनी बहन माना था, मुझे उस पर बहुत मान था, मगर आज लगता था कि सारे मान किरची किरची होने वाले थे। नूर जहां ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, नवाब साहब, यही आपकी इज्जत का लुटेरा है, इसी ने ही आपके घर पर डाका डाला है। कौसर बीबी की इज्जत का लुटेरा यही है। और मुझे उसकी बात सुनकर ऐसे लगा जैसे ज़मीन फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा। रशीदुद्दीन साहब गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए मेरी तरफ आए, मेरा गिरबान पकड़ा और कहने लगे, सरफराज, मुझे अपने आप से भी ज़्यादा तुम पर एतबार था, मगर तुमने मेरा एतमाद मिट्टी में रोल दिया। मैं आंखें फाड़े फाड़े रशीदुद्दीन साहब को देखकर बोला, रशीदुद्दीन साहब, आपको भी मुझ पर एतबार नहीं? तुमने एतबार के लायक छोड़ा कहाँ मैंने तुम्हारा दिफा नहीं किया, कहाँ तुम्हारा साथ नहीं दिया। वो ज़ोर ज़ोर से मेरा गिरेबान खींचने लगे। आज सब कुछ मिट्टी में मिल चुका था। कौसर ने न जाने किस बात का बदला मुझसे लिया और मुझे उन सब की नज़रों में गिरा दिया। मैं अपनी सफाई भी पेश न कर सका। नवाब साहब रशीदुद्दीन साहब की तरफ देखकर बोले, दफ़ा हो जाओ, इसे मेरी नज़रों से लेकर दूर हो जाओ, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कौसर के साथ तो जो सलूक मैं करूंगा, मगर इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए और मैं इसका गला दबा दूं, इसे लेकर मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, दफ़ा हो जाओ। नवाब साहब ने कहा। रशीदुद्दीन साहब ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और मैं खामोशी से उनके थप्पड़ सहता रहा। उन्होंने मार मार कर मेरा चेहरा लाल कर दिया, मगर मैंने उफ तक न की। मुझे इस शख्स पर बहुत भरोसा था, बहुत मान था, मगर आज उस शख्स का मान मुझ पर से टूट चुका था। या अल्लाह, मुझे किस आजमाइश में डाल दिया? मेरे खिलाफ ये कौन सी साजिश थी? मुझे उन सब की नज़रों में मुजरिम बना दिया। मैंने अपनी सफाई पेश करने के लिए मुंह खोला, मगर रशीदुद्दीन साहब ने मेरे मुंह पर ज़ोर से हाथ रख दिया और बोले, दफ़ा हो जाओ, मुझे तुम्हारी किसी बात पर एतबार नहीं। सांप का बेटा भी संपोलिया होता है, उसे दूध पिलाने से वो अपना नहीं हो जाता। दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। मैं चंद लम्हे खड़ा तासुब भरी नज़रों से उन्हें देखता रहा। शायद कोई मौजज़ा हो जाए, शायद रशीदुद्दीन साहब ये कहकर मुझे गले से लगा लें कि मुझे तुम पर एतमाद है, शायद नवाब साहब को मुझ पर यकीन आ जाए, या शायद कौसर को अपनी गलती का एहसास हो जाए, या शायद नूर जहां ही उस प्यार मोहब्बत का बदला मुझे दे दे
जो मैंने उसे बहन बनाकर इज्जत दी, मगर उन सब के चेहरे आज लगता था मेरे खिलाफ हो चुके थे। वो सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे अजनबी हों। एक बार बाप ने बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था और आज यहाँ इतनी मोहब्बतों के बाद इस जलालत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। मैं चंद लम्हे वहाँ खड़ा रहा और फिर वापसी के लिए कदम उठाया और मैं दरवाजे से बाहर निकल आया। अब यहाँ से सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके थे। आज मुझे आसमान से इन्होंने ज़मीन पर ला फेंका था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।